बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी कहाँ आप भी खो गए, बड़े दिनों बाद आए हैं आज पाजी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो दूर दूर से लोग जो शो में शरीक होने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं शो होता कैसे है और उसमें वो बातें कैसे चलती हैं, उसमें वो शख्स कहां से आता है, वो शख्स कैसे बोलता है, उन तमाम सारे सवालों को जानने के लिए, वो तमाम सारे सवालों से जुड़ने के लिए, मुल्क के तमाम वो सवाल जो कभी कभी दिमाग में आते हैं, कभी कभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जूझ रहा है, वो तो सवाल ही है जी। कर्नाटक से आए हैं, चित्रदुर्ग से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम साहब हुजूर? सैयद सैफुल्ला। सैयद सैफुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और आप कहां से हैं? आप गोरखपुर। अरे बाप रे बाप, बताओ गोरखपुर से हैं, वो कर्नाटक से। कहां से आज ये सारे परिवार कहां से आया? सारे कर्नाटक से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक से कोई उत्तराखंड से, कहां से आना हुआ? उत्तराखंड से, मैं समझ गया था, पहचान गया था, मजमून भाप लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से सर, कहां दे मारा अपना तुमने? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए आप लोग? जलंधर से, वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब से। और मुन्नन खान साहब कैसे हैं भाई? बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक सवाल है, एक सवाल में सारे सवाल सुनूंगा। रोज रोज बोर हो जाते, कोई नया प्रोग्राम। मुन्ना खान, तुम्हारी ये जो आदत है यही बिगड़ी हुई है बस, जो तुम कहते हो कि एक ही चेहरा रोज देखते देखते जी उब जाता है। मुन्ना खान, ये बदलना नहीं है, एक ही में जब देखोगे तो सब कुछ नजर आएगा। बस हाँ, नहीं, मैं प्रोग्राम तो नया भी बना सकता हूं और चेहरा भी बदल सकता हूं। बहुत अच्छी बात, मैं बदल सकता हूं। मुन्ना खान, एक ही चेहरे में वो सब कुछ दिखता है, तो वो तुम एक ही चेहरा देखोगे तो सब दिखेगा, लेकिन तुम सोचो कि रोज रोज नया चेहरा हो तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बातचीत का सिलसिला है, ये मुन्ना खान भी अपने हैं, ये वो तमाम सारे लोग जो बैठे हैं जो शो में शरीक होने के लिए आए, और खासतौर से जो कर्नाटक से आए हैं आज, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए आप? बिहार। बिहार में कहां से? पटना। पटना में? खास पटना में ही घर है? ऐसे घर नवादा है। नवादा है? नवादा बोलिए, नवादा में शो करा हूं मैं, तो नवादा आज बिहार पे ही शो है। शो तो एक्चुअली में बिहार पे नहीं है, लेकिन चुनाव बिहार में होने हैं, मुद्दा वक्फ का है, तो बातचीत वक्फ के लिहाजे से पूरे देश से, लेकिन मौजूदा समय में बिहार में राजनीति जो है गर्म रहती। वैसे बिहार की तासीर वैसे भी गर्म है, तासीर गर्म है, वहां पे आप हल्का कोई नहीं चलेगा मामला। बिहार से ही चलता है। हाँ, क्योंकि वहीं पे सारे आंदोलनकारी भी हैं, वहीं पर मतलब भी समझ में आता है आंदोलन का। आप लोग कहां से आए साहब? मैं पूछ नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। जलगांव महाराष्ट्र से। जलगांव महाराष्ट्र से। आपके बहुत बड़े फैन है और लाइव देखने की भावना थी। हाँ, वह बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या नाम हो गया? कंवरलाल संघवी। कंवरलाल संघवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहन? साथ में ही जी जी, श्रीमती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आज मेहमान मौजूद हैं, ज्योति कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नाजिम खान साहब AIMIM से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम खान भाई, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल बिहार से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिजेश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारी जनता जो आज शो में मौजूद है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज एक पहलू पे जरूर बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने बचा लिया अपने को, और बहुत सोच समझ के, काफी कंट्रोल करने के बाद, मतलब मैं बोल देता आज, लेकिन कभी कभी चीजें बचानी पड़ती हैं। जब मौका आएगा तो मैं जरूर बोलूंगा, जब मौका आएगा तो मैं जरूर। हाँ, इनडायरेक्ट नहीं बोल जाओ। इनडायरेक्ट में तो मैं बता दूंगा, अभी डिबेट होगी ना, तो इनडायरेक्ट में तो मैं बता दूंगा कि क्या मतलब था, क्यों मैंने अपने आप को रोका आज। लेकिन मैं बताऊंगा, भैया तुम वहीं आइसक्रीम खाओ, वहीं से मजा लो। बातचीत शुरू करें? क्या बोलना है किसी को? कुछ बातचीत शुरू करता हूं। तुष्टीकरण के, पता आप कर लेंगे किसने बोला होगा, किसके लिए बोला होगा। तुष्टीकरण के उस्ताद मौलाना तेजस्वी यादव
क्या आपने संविधान पढ़ा है? ये बीजेपी पूछ रही है तेजस्वी यादव से। कल मामला वक्फ का था तो उन्होंने कहा कि उस्ताद मौलाना तेजस्वी यादव जी, क्या आपने संविधान पढ़ा है? इस देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश हो रही है। जो खुद को समाजवादी कहते हैं उनका असली चेहरा नमाजवादी है। मैंने कल एक टुकड़ा बताया था और मैंने कहा था एक छोर राजनीति का वो है, दूसरा छोर राजनीति का ये भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है, अब ये भी एक चेहरा है। और क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है कि तुष्टीकरण की बात कही जा रही है, पोलराइजेशन बहुत सुना होगा कि गोलबंदी, बिहार में कहा गोलबंदी हो गई। तो ये गोलबंदी का खेल है, चुनाव का खेल है। चुनाव में ये जो तमाम तरह की बाजीगरी होती है ना, ये तमाम जोड़ तोड़ जो होता है, ये उसी का खेल है। बाकी मुद्दा जो है वो ये है ही नहीं। हर आदमी जानता था कि जो ये कानून वक्फ को लाया गया, इसको लाना इसलिए जरूरी था कि बहुत तमाम सारी अनियमितताएं थी। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी भी वो पेंडिंग है वहां पे मामला, और उसकी नजर है, अभी फैसला नहीं आया। फैसले का इंतजार हो सकता था, इससे बाद में कूड़ेदान में फेंका जा सकता था, लेकिन अभी वो विचाराधीन ही है। उससे पहले ही उन्होंने तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मैं इसको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। मुझे नहीं समझ में आया क्यों कहा उन्होंने, लेकिन वो राजनीति थी, किसी को खुश करना है, खुश करके वोट रखना है। लेकिन हम सारे लोग तमाम सारी राजनीति में बातों को समझते हैं और समझने के साथ साथ इस पर टिप्पणी भी समय समय पर करते हैं। बातचीत का सिलसिला देते हैं। कांग्रेस वाले पहले उठ गए तो पहला मौका उनका। जी ज्योति जी, कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने मुझे इस शो में बुलाया, आपके सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोग्राम में, जहां पर ऑडियंस का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। थोड़ा आवाज तेज कर देना भाई, आज भीड़ ज्यादा है। मुझे बहुत खुशी होती है आपके प्रोग्राम में आकर। देखिए, आपने जो बात कही और बात की पटना से और किसी का नेता का नाम लिया और मौलवी भी जोड़ दिया उनमें। मैंने नहीं कहा, बीजेपी ने कहा भाई। मैंने कहा तो कल एक बात कही थी, और ये दूसरा छोर ये है राजनीति का, जो उन्होंने उस्ताद भी जोड़ दिया, मौलाना भी जोड़ दिया। जी, आपके माध्यम से मेरे कानों तक आया। हाँ। लेकिन सवाल क्या है? हाँ। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दो चेहरा कैसे होता है? जब जब बात करते हैं हम, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो उसके बदले में वो तुष्टीकरण शब्द ले आते हैं। अगर ये बात है तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या शहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी और हमारे बिहार राज्य के जो गवर्नर हैं, क्या वो तुष्टीकरण के हिसाब से आए थे या नवाजवाद के हिसाब से आए थे? मैं तो कहता हूं कि सेक्युलरिज्म के हिसाब से वो बैठे हैं। लेकिन ये तो बोलते हैं कि नहीं जी, जैसे उतनी दूर जाने की क्या जफरी आप कह रहा हूं मैं, जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिलानी साहब खुद ही बता देंगे। भाई जिलानी साहब, आप वैसे तो मुसलमान हैं, आज बुरा मत मानिएगा, देखिए मुसलमान हैं, फिर बीजेपी में क्या कर रहे हैं, ये सवाल इनका है। ये देखिए, ये कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की सोच है, उसका मुजाहरा कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को सामने रख के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलमानों को दिया कुछ भी नहीं। आज तक आजादी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा, लेकिन कांग्रेस ने एक विश्वविद्यालय भी मुसलमानों के नाम पे नहीं दिया। सर सैयद नहीं होते तो अलीगढ़ नहीं बनती, जौहर साहब नहीं होते तो जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं बनती। लेकिन आज का मुद्दा है बिहार का चुनाव। मैं बिहार के चुनाव में आना चाहता हूं। क्यों बात तेजस्वी यादव ने ये बात कैसे कही, कहां खड़े थे वो? इमाम शरिया का वो पूरा का पूरा जो स्टेज था जिसमें मौलाना बैठे हुए थे, कौन से वो मौलाना थे जिन्होंने हमेशा से मुसलमानों को ठगा है, मुसलमानों के वोट बैंक को बेचा है कांग्रेस के हाथ के द्वारा, अब लालू यादव के बेटे के हाथ के द्वारा बेचना चाहता हूं। मैं आ गया गुरुजी, आ गया, मैं आ गया, बिल्कुल टुकड़ा में आऊंगा मैं, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मजा, देखिए बात समझिएगा, मजे की भी चीज होती है डिबेट में। सुनिए, देखिए क्यों आपको बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव को फिर से, आपने उस्ताद क्यों कहा, आपने तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी यादव क्यों कहा? जब उस स्टेज पे एक नौजवान लड़का वली रहमानी खड़ा होता है और नफरत की बात करता है तो कहना पड़ेगा। और आप उस दौर में जाना चाहते हैं जब मार्च 1990 में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 3 हिस्सों में बिहार को बांटा गया था। एक हिस्सा गोपालगंज, चंपारण, सिवान, छपरा और
हाजीपुर पटना ये शहाबुद्दीन के पास था, एक इलाका जो फातिमी के पास था वो दरभंगा मधुबनी और उसका इलाका और सीमांचल का इलाका तस्लीमुद्दीन के पास था। क्या बिहार फिर उसी दौर में जाना चाहता है जिस दौर में ये 3-4 नाम लोग जो वहां के नामवर थे, उनके आने वाली जनरेशन फिर कब्जा कर ले बिहार को? बिहार की जनता इस तरह का शासन नहीं चाहती। राइट। इन्होंने कहा कि बिहार 3 भागों में बट गया। हाँ जी, देखिए मैंने जो सवाल किया उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। अरे मैं फिर पूछ लेता हूं। अरे ना मैं मेरी नजर, आप बीजेपी में क्यों हैं? आप तो मुसलमान हैं। ये बताइए कि ये जो संविधान की लाल किताब खाली वाली लेके इनके नेता घूम रहे हैं पॉकेट में रख के, संविधान ने ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आप जहां रहें सच के साथ रहें, सच्चाई की बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार दिए हैं, जो काम किया है, वो सबको साथ लेके चलती है, सब पे विश्वास करती है, सबके लिए प्रयास करती है। इनकी तरह नहीं है कि सारे संसाधनों पे एक आदमी का अधिकार दे दिया था इनके प्रधानमंत्री। मैं ये कह रहा हूं ज्योति भाई, आप पुराने दोस्त हैं हमारे, ज्यादा मौका देंगे, बार बार पूछवाएंगे तो यही बोलेंगे, फिर आप अपना मौका ना दीजिए। हाँ, देखिए प्रतीक जी, हाँ, हम तो कहते हैं कि आप सेकुलर बनो। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म पर विश्वास करो, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर विश्वास करो। लेकिन ये कहते हैं कि मैं उस संविधान वर्ड शब्द को हटाता हूं। इनके मंत्री कहते हैं कि उसको हटाया जाए। लेकिन इनका दोहरा चाल देखिए, क्या इनका ही संविधान, भारतीय जनता पार्टी का ही संविधान, प्लीज इनको जरा क्लोजअप दिखाइएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है जिसमें आर्टिकल 2 में कहता है, इसमें सेकुलरिज्म शब्द आता है। देखिए, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक विषयों, ये देखिए संविधान और समाजवाद की बात करता है। इनका ही संविधान, और अपने ही संविधान के बारे में इनका ही सम्मान नहीं करते हैं जिसको कांग्रेस कहता है, और इनके ही मंत्री कहते हैं हटाने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बार बार जो आज वक्फ की जो बात कर रहे थे, जो गांधी मैदान का रेफरेंस ले रहे थे, इतने लोगों का आपने नाम लिया, मैं कहता हूं क्यों? डिबेट हाँ जी, वो ये कह रहे थे कि पार्टी का जो अपना संविधान है, लेकिन संविधान एक ही है। हाँ, मैं समझ गया बात आपकी। ये बात रुका यार, तुम ही कर लो आके डिबेट, मैं चला जाऊं या पीछे खड़े जाऊं। दरअसल बात उलझने वाली क्यों है? मैं रुकिए सर, डिबेट को मुझे सुलझाने दीजिए। वो धागे जो है उलझा देते हैं आप लोग। दरअसल है क्या डिबेट ये है कि ये वक्फ बोर्ड का कानून जो है, जो कि अभी विचाराधीन भी है सुप्रीम कोर्ट पे, जिसको फाइनल आना है डिसीजन, अभी नहीं आया डिसीजन। हालांकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया। तेजस्वी जो बिहार में लीडर हैं आरजेडी के, वो कहते हैं मैं उसको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। बीजेपी कहते कैसे? तुम तो संविधान की बात करते हो, संविधान लेके किताब घूमते हो, फिर कैसे कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हो जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया कोई कानून? तो तुम तो सम्मान ही नहीं करते हो जी। हमारे संविधान में आर्टिकल 3 जो उसमें जो है, उसमें कहता है, है, वो संविधान का भी है, उसमें कम से कम 5 ऐसे जो आपको बदलने की ताकत देता है। तो उनके कहने का, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो शब्दों को लेती है और गुमराह करती है उससे। अगर कूड़ेदान की बात की, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप आएंगे, आरजेडी ने तो कह दिया, आप आएंगे यानी कांग्रेस आएगी, तो क्या ये वक्फ का कानून आप बदल देंगे? ये सवाल पूछ लेना चाहिए, खत्म हो गई बात। हाँ ना करो। अब आप प्रतीक जी प्रवक्ताओं को फंसाने के लिए, अरे भैया इतनी देर रुकने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे उमस है, बैठ जाओ। यहाँ पे इतनी उमस है, गर्मी है, सब लोग अपने अपने घर जाए, पानी पिए। मैं तो सीधा से ये आरजेडी ने साहब को इसे कह दिया कि हम आएंगे तो हम बदल देंगे। कांग्रेस INDIA का हिस्सा है, बड़ी पार्टी है, आप आएंगे तो बदल देंगे, आप भी कहीं कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए जब हमारी सरकार आएगी और हमारी मेजोरिटी होगी लोकसभा और राज्यसभा में, तो जो हाउस का जो डिमांड होगा, जो लोगों की बात होगी, जो लोग चाहेंगे वो होगा। भैया आऊंगा, लेकिन उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। मैं आ जाऊंगा गुरुजी। बीजेपी उतावलापन ठीक नहीं, सत्ता में है आप, सब्र रखिए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मैं तो या वो तो कह नहीं सकता, तो जो फैसला आ जाएगा क्या उसको आप बदल देंगे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट है, दो जगह है। हाँ। पार्लियामेंट में कानून बनता है और यहाँ पर विवेचना होती है सुप्रीम कोर्ट हाँ। में। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ बदल दिए गए, बदल भी दिए गए हैं। ठीक, अब यही जाहिर था मैं नजरिया है, आप रखोगे बदलोगे? ये बदल देंगे। बदल देंगे? हाँ। इनके घर घर आ जाए। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है कि कांग्रेस आएगी, संविधान बदल देगी। आज प्रवक्ता ने भी यही बात कह दी, आपके सामने कह दी। और ये क्यों नहीं कहेंगे? आरजेडी के जो नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अरे भाई साहब, तो इन्होंने क्लियर हिंदी में बोला है, कोई अंग्रेजी और उसमें नहीं बोला, हिंदी में बोला है कि हम बदल देंगे। हम वही कह रहे हैं, ये बदल देंगे, भारत देख रहा है। ये तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कूड़ा में फेंकने की बात उस कानून को कर रहे हैं जो राष्ट्रपति ने मोहर लगाया, जो जेपीसी के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचा। लेकिन इनके नेता भी तो पूरा का पूरा कैबिनेट की नोट की प्रति जो थी वो कागज को सबके सामने फाड़ के फेंक दिया था राहुल गांधी ने। तो इनकी आदत है, इनकी आदत में ये शुमार है संविधान पे चोट पहुंचाना। और ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीमान ने कहा है, ये भारत देख रही है और बिहार के लोग फैसला करेंगे, ये समझ लीजिए। संविधान बदलने की बात ये कहते हैं कि जब 400 से आपने अभी कहा, नहीं, मैंने क्या कहा? नहीं, ये इसको मिसकोट नहीं होना चाहिए। क्लियर कर दीजिए, क्लियर करिए। मैंने कहा आप 200 इस वक्फ के फेवर में 288 वोट पड़े पार्लियामेंट में और 232 वोट उसके विरोध में पड़े। आपको ये बात समझना होगा कि 232 में केवल 24 मुसलमान थे। तो इस देश की फैब्रिक को आपको समझना पड़ेगा। घबराओ नहीं बेटा, जरा तेज, ज्यादा आवाज निकल गई। बिल्कुल घबराना नहीं, ये आवाज थोड़ा तेज से निकल गई। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, रुकिए बीजेपी, रुकिए। बोले 230 उधर पड़े, 268 उधर पड़े, तो ज्यादा था वो पास हो गया। तो मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं, 240 ज्यादा होता है या 99 ज्यादा होता है? 240 बस, मैं यही डिबेट, इतनी डिबेट होती है, इससे ज्यादा डिबेट नहीं होती। मार हल्ला मचाए हुए थे इतने दिनों से, इतना हल्ला कि 99 बड़ा 240 से। आज पता चल गया 240 ज्यादा होता है 99। राइट, अब बोलो बीजेपी। ये मुसलमान बार बार कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में क्यों, कैसे काम कर रहा है, और अपने ही मुसलमानों को इन्होंने कब कब धोखा दिया। शाहबानो का केस तो आपको याद है, 400 से ज्यादा। यार तुम गले मुर्दे ना उखाड़ा करो भाई साहब, तो कमाल करे, संविधान की हत्या इन्होंने करी। मैं अब बहस नहीं, बहस चलने दो, अभी बहस चलने दो। नहीं, शाहबानो के केस में बहस का हिस्सा है ये। इन्होंने संविधान को तारता। मैं कह रहा हूं आपसे, 42वां संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें एक परिवार के लिए, एक परिवार के मुखिया को देश में काबिज करने के लिए 42वां संशोधन लाया। जिलानी साहब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं यासिर भाई, कि बहस चलने दो, गले मुर्दे ना उखाड़ो। तो भाई साहब, हम तो बिहार में हैं, देखो आप समाजवादी को आने दो ना, अब समाजवादी को आने दो। भाई की बात पूरी, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये सपना छोड़ दे। 50 साल तक कांग्रेस नहीं आ रही है। ना, ये तो आप भी छोड़ दो, ये तो या जिलानी साहब, ये तो आप भी छोड़ दो। इतना घमंड किसी का नहीं है ना, और ये जनता है जिलानी साहब। नो, जिलानी पब्लिक का मूड है, वो दाएं भी और बाएं भी। हाँ, मैं आया, अब समाजवादी। हाँ जी, बीजेपी के लिए एक गीत आता था ना कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। पप्पू कहाँ चले गए? आ गए तुम्हारा, नई दुनिया बसा लेते हैं, नया चेहरा ले आते हैं। घर में वही चेहरा देखा करो जो है शुरू से। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बताइए, समाजवादी बता रहा है। समाजवाद को भी गाली देने का काम कर रहे हैं। जब भारत के जड़ों में समाजवाद बसा हुआ है, गैर बराबरी के खिलाफ जिसने लड़ने का काम किया, उसको ये कहते हैं समाजवाद। शब्द खत्म। वो समाजवाद जिसने परिवार को परिवार नहीं समझा, जिसने कहा कि उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो समाजवाद। समझ गए? ये सुनेगा। हाँ, बोलो समाजवाद। कल्याण सिंह, उनके पुत्र राजवीर। अब जब बोलो, अरे तुम ही सबसे पहले तुमने नहीं, हमें लगता वही चोट वहीं लगी जहां लगनी चाहिए थी। राजवीर सिंह के बेटा
आओ इधर आओ, राजनाथ सिंह, तुम ही दुआई दे रहे थे राजनाथ समाज सिंह में। के बेटा। अरे फिर भाई हाँ। आप जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, फैज साहब भी है और जिलानी साहब भी है, हाँ। बताओ नमाजवादी है कि नहीं? कौन ये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? कौन ये दोनों लोग नमाज? बीजेपी का अरे प्रवक्ता। अरे अल्लाह, रुको एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या ये कुफ्र बोल रहे हैं? हुजूर आली ने, रुकिए, नमाज ही नहीं पढ़ते, अब तो कई सारे लोगों ने कलमा भी याद कर लिया है। हाँ हमें याद है कलमा, तुम्हें याद है? सुनाओ कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल। याद ही नहीं, और रट लो एकदम से, ध्यान से। हाँ समझ लो, बस अब तो यही चलना है पूरा। मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समाजवादी पूरा करो। मेरी बात पूरी नहीं हाँ, मुझे ध्यान से पढ़ते हैं, फिर किसके हुए? किस लिए समाजवाद की? काहे के समाजवाद बात करते हो? तुम समाजवाद के काहे की बात सकते करते हो? हैं ऐसा जो आप मानते हैं, तुम्हारा लोग। हाँ, पार्टी का प्रेसिडेंट भी वही होगा, परिवार का मुख्यमंत्री भी वही होगा, परिवार के 40 लोग लड़ेंगे। काहे का समाजवाद? कौन सा समाजवाद? परिवार का समाजवाद। काहे का? सुन लीजिए, मुझे लग रहा है इतना तो बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं कूद रहा होगा जितना आप परेशान। जब चोट लगती है, जब चोट लगती है दिल पे, हाँ दुबे जी, मैं यासिर ना मैं आया नहीं, पूरी बात सुनेंगे ना। यासिर समाजवादी बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तुम देश को बनाओ बेवकूफ और वोट मांगो हमसे, और कहो कि बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं बोल रहा होगा, अब वोट मांगो तुम हमसे आके, हैं? और अब जब मैं जनता बोल दे, एंकर बोल दे, तब तुम्हें बड़ा दुख होता है, हैं? कहाँ है ये? किधर है ये? अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए। आप अपनी डिबेट कभी देख लिया करो, ये भी पूछो कि कभी सत्ता पक्ष से पूछ रहा है प्रश्न। हाँ। सत्ता पक्ष से क्यों पूछने की हिम्मत नहीं होती है? हाँ, क्योंकि वहां पे एक घरों पे, रुको, वहां पे एक घर पे, अब रुको, समाजवादी घरों में काम करने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। घरों में काम किया, मजदूरी करने वाली महिला का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री। तुम ऐसा कोशिश करो, तुम समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे छोड़ो, बन जाइए, सांसद तक बन जाए। दुबे जी सांसद बन जाओ, दुबे जी सांसद, हैं? केवल जिलाध्यक्ष बन के दिखा दे। जिलाध्यक्ष बन जाओ। रुको, आ गया, रुको, नमस्ते। अरे माता आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? सिक्किम से। कहां आ गए लड़ाई झगड़े में? ठीक है आप? पानी मिला जी? मैं आया, रुकिए, आ रहा हूं। धन्यवाद प्रतीक जी। पानी दो, उधर दो, पानी दो सिक्किम वालों को। हाँ। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। हाँ। अरे संविधान को बदलने की आपके सामने ही बात कर रहे हैं, पूरे देश के सामने, तो 4 लाइनें मैं इनको बता दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मेरे देश के संविधान का सौदा कभी नहीं होगा। मुझे कत्ल कर दो भरे बाजार में शौक से, लेकिन देश के संविधान का अपमान नहीं होगा। प्रतीक जी, ये 4 लाइनें तुम्हें याद नहीं हो सकती थी? अभी लिखी मैंने। अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता छाती ठोक के कह रहे थे हम आएंगे तो संविधान को बदल के रख देंगे। प्रतीक जी, किसने कहा ये? इन्होंने तो बोला अभी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। ये जो डायरी की तरह संविधान का अपमान करके जेब में रख के घूमते हैं, उन्हीं लोगों ने बोल दिया आज कि हम आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। कोई कहता है कूड़े में फेंक देंगे, कोई कहता है बदल देंगे। अभी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए भी आपके सामने कह दिया, अरे हम आएंगे तो उसको भी पलट देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे शाहबानो का आदेश आया था, उस महिला को उसके गुजारा भत्ते का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो ये 400 सीटों के संग बैठे थे, इन्होंने पलट के रख दिया।
और जब इनको जरूरत पड़ी, जब इनकी चोरी पकड़ ली हाई कोर्ट ने कि भैया आपने चोरी से झुट्टाई से चुनाव जीता है, तो पूरे लोकतंत्र को बंदी बनाकर संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान को बदल के रख दिया। प्रतीक जी, यही वो लोग हैं, चोरी खुद करते हैं और सामने वाले को कहते हैं कि तू चोर है। एक मिनट, समाजवादी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवाद को जो गाली दी जा रही है, कोई गाली नहीं दी जा रही है। सुनिए, डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के आंगन में जो सीखने वाले छात्र थे, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे रामविलास जी की पार्टी हो, देखिए कितने बेशरम सत्ता के लिए वही गाली खा रहे हैं, उसी चौखट में समाजवाद को गाली दे रहे हैं। इनको पलट डरना नहीं, जुड़ा आवाज तेज निकलेगी आज। उसमें कई ऐसे नाम थे जिन्होंने कहा था मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उन्हीं राम मनोहर लोहिया के साथ लोग थे। हमको तो क्या बता रहे, हमारी उम्र तो तुमसे ज्यादा है दुबे जी, 4-5 साल ज्यादा ही होगी दुबे जी से उम्र मेरी। कहा था उन्होंने कि लोहिया जी के साथ कसम खाई थी कि मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। पर देखो मजबूरी क्या होती है, सत्ता जब रबड़ी देखती है तो लपर लपर लपर, ये होती है क्या, सत्ता की रबड़ी, सत्ता की, जोर से बोला ना भगा देंगे, सत्ता की रबड़ी। क्योंकि सत्ता की कुंजी जहां से निकल रही है तो वहीं से कुंजी पकड़ ली। बोले, कहा था उन्होंने, लोहिया जी के साथ थे और कहा था कुछ भी हो जाए समूल नष्ट कर देंगे लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। सरकार बनाई जी। फैज भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। जय श्री राम, भारत माता की। मैं भारत की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े होकर मोहम्मद फैज खान कुरान शरीफ की आयत पढ़ता हूं, जय श्री राम कहता हूं, कोई मेरा हाथ नहीं रोकता, मुंह नहीं रोकता। यह इस देश की खूबसूरती है। लेकिन सुनिए, यह है मेरा आधार कार्ड, यह है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, यह है मेरा एटीएम कार्ड, यह है मेरा पैन कार्ड, लेकिन मेरे पास विक्टिम कार्ड नहीं है। यही नमाजवाद है। क्या बात है, वाह क्या बात है, वल्लाह वल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहना यही चाहता हूं। मुकम्मल गजल हुई, गजल मुकम्मल हो गई। यही कहते हैं गजल में, गजब है भाई। बोले मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। नमाजवाद नमाज पढ़ने का अपमान नहीं है। नमाजवाद उन लोगों पर करारा व्यंग है जो कि नमाज की आड़ लेकर इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं, जो कि मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं, जो कि इबादत की टोपी पर सियासत करते हैं। ये उन लोगों पर व्यंग किया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। भैया, गांधी मैदान पटना में जयप्रकाश का वो ग्राउंड है, बहुत तनाव है क्या? गांधी मैदान पटना में बहुत तनाव है क्या? नहीं, वहां चुनाव है। कुछ पता करो, बिहार में चुनाव है क्या? ये बिहार में चुनाव है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों को बहकाने के लिए वहां पर खड़ा होकर ये कहा जाए। एक बात बताओ फैज, काहे लॉलीपॉप बने हो? ना बनो लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बने क्यों हो, यही तो सवाल मेन है। लॉलीपॉप उनको भी दिख जाता है, लॉलीपॉप उनको भी दिख जाता है, लॉलीपॉप उनको भी दिख जाता है। काहे लॉलीपॉप बने हो? कहो नहीं, हम हैं, इस देश के बाशिंदे हैं, इसी सरजमीन में हैं, हमारा उतना ही हक है। मेरे वालिदों का खून उतना ही गिरा जितना तुम्हारा गिरा, इसलिए कोई चापलूसी बंद करो। हम बराबर हैं, बराबर रहेंगे। मुसलमान अब बंधुआ मजदूर के तौर पर काम नहीं करेगा। मुसलमान को जितना इन पॉलिटिकल पार्टीज को चाटना था, इन लोगों ने चाट लिया। मुसलमान जीते जागते इंसान का नाम है, कार्ड की कुर्सी का नाम नहीं है। मुसलमान वोट बैंक का नाम नहीं है। मुसलमान को जब चाहा तब इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मुसलमान किसी वस्तु का नाम नहीं है। मुसलमान अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा। और इसी से चिढ़कर, तड़पकर, किलसकर, कुड़कर ये लोग फिर कह रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को, जबकि जेपीसी 6 महीना चली,
लोकसभा में बहस चली, राज्यसभा में बहस चली, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद ये कानून बनकर आया है। मैं एक बात कहता हूं, जेपीसी हुई होगी ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी होगी ना, सबने अपने अपने दस्तखत किए होंगे, सबने अपने एतराज जताए होंगे। पूछना चाहिए सारे लोगों की आरजेडी ने क्या एतराज जताया वहां, पूछना चाहिए, क्योंकि वही सबसे हाईएस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। पूछना चाहिए कि जब वहां पे बैठे थे सारे लोग, तो आरजेडी ने जो आज कह रही मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा, उन्होंने एतराज क्या लिखा वहां पे? पूछिए सारे लोगों से, वो आना चाहिए सामने कि वहां एतराज जताया था या नहीं। जी, लिखा ही नहीं, यही मैं कह रहा हूं। जेपीसी में हम भी गए थे, हमने भी अपना विचार दिया, हमने भी अपना सुझाव दिया, और 1.5 घंटा जेपीसी ने हमारी बात को सुना। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दीवान भी गए थे, उनकी बात को भी सुना। तमाम विरोधी पार्टियों के लोग भी गए थे, उनकी बात को भी सुना, और उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनकर आया है। इसके बाद भी ये लोग कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, यानी कि शुद्ध राजनीति खेल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट। अब आखिरी पैनल के सदस्य हैं नाजिम भाई, AIMIM ओवैसी जी की पार्टी से हैं, हैदराबाद वाली पार्टी से। नाजिम भाई, आपका पक्ष पहले तो ये जानना आपसे बहुत जरूरी है, आप हैं किधर, इधर हैं या उधर हैं, किधर हैं? मैं भारत की तरफ हूँ। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बोलिए। हाँ भैया जी, ये देखिए जो आपने मोमेंटम बनाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसको जारी रखिए। हाँ भैया जी, देखिए मैं अपने शुरुआत करता हूँ कि वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका कोई वकार नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। और देखिए भैया जी, ये मुल्क संविधान से चलता है। जो शरीयत की बात करते हैं, शरीयत से नहीं चलता। हाजी नाजिम खान संविधान से ही मुल्क को चलाएगा इंशाअल्लाह। और देखिए जो महागठबंधन, ये मुसलमानों को गांधी स्टेडियम में जिस तरीके से इकट्ठा करके गदगद हो रहा था, भाई आप मुसलमानों की बड़ी फिक्र करते, मुसलमानों की वोट बड़ी अहमियत रहती है, आप चाहते हैं कि मुसलमान वोट दे, लेकिन भाई मुसलमानों को कभी आप हिस्सेदारी नहीं देते। भाई अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आपसे कहते हैं कि अगर एक अलायंस हो जाए आपके साथ, तो भाई आप एक अछूती बात कर देते, हमें बिल्कुल दरकिनार कर देते। भाई चिंता मत कीजिए, बिहार के अंदर इंशाअल्लाह हम तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं, और वही बिहार के अंदर हम बिहार की जनता को वहां पहुंचा देंगे जहां बिहार की जनता चाहती है कि विकास के रास्ते पर। ये जो इस तरीके की तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके की बातें करी, भाई हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, हम देश की अदालत। तो आप एक बार बताइए, तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं है आप? हाँ देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने उनको मौका दिया था कि भाई देखिए हम आपके साथ मिलकर ये अलायंस कर लेते हैं, वोट बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन वो उन्होंने क्या कहा, हमको अछूता बना के हमें बिल्कुल बाईपास कर दिया, हमें हमारी तरफ देखना भी गवर्नर नहीं करा। लेकिन वहां बिहार का मुसलमान तेजस्वी यादव साहब और उनके जो तमाम जो लोग हैं जो मुसलमानों की वोटों पर निगाहें जमाए, उनको धराशायी कर देंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM की जो पार्टी है, वहां जितने भी प्रत्याशी लड़ेंगे इंशाअल्लाह उनको बड़ी मजबूती के साथ जिताकर वहां के विधानसभा में। बहुत अच्छी बात है, बहुत है। सिर्फ छोटी सी अपनी बात कहूंगा, तेजस्वी यादव जी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पिछली बार वो मुख्यमंत्री बनने से इसलिए रह गए क्योंकि MIM ने उनके मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगा दी थी, और इस बार भी MIM वही काम करने जा रहा है। तो भैया राष्ट्रीय जनता दल वालों, कांग्रेस वालों, समाजवादी वालों, समझ जाओ, राजनीति में बीजेपी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, MIM तुम्हारी दुश्मन है। देखिए जो मैदान भरा, इससे ये तो साबित हो गया कि किसी तरफ उनका रुझान है। क्यों मुसलमानों में ये लोग, बीजेपी के लोग क्यों विश्वास पैदा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जैसी उनकी कोई बात होती है, ये तुरंत कुछ ना कुछ कटाक्ष करते हैं। इनको पता नहीं क्यों आग सी लग जाती है। अरे भाई आप जोड़िए, किसी भी धर्म को, कोई भी हो, आप उन्हें जोड़िए, क्यों आपके साथ? ये नहीं, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका 97-98% मुस्लिम इनके साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास। एक मंत्री तक तो इनका, मतलब ये कहते हैं कि भाई, ये कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम सर्वे करा लो, और हमने जिनको मकान बांटे उसमें क्या हमने अब्दुल को दिया है? तो अब्दुल को अगर दिया है तो हमने सीताराम को भी दिया है, हमने राघव को दिया है, और अखलाक को भी दिया है, हमने मकान चुन के नहीं दिए हैं लोगों को। ये कहते हैं। देखिए इनकी बात पर क्या भरोसा करो। देखो बात ऐसे, सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री है ना,
मुरेठा बांध के घूमते थे। कहते थे कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं देंगे ये मुरेठा तभी उतरेगा। बेचारों ने ये कहा जब बनवा दिया ना तब मुरेठा उतारा। तो इनकी बात का क्या विश्वास करोगे? अमित शाह जी कह रहे थे उनके दहरी पर जाएंगे नहीं, गेट बंद कर दिया है, अब नहीं बिल्कुल खोलेंगे नहीं। गेट भी खुल गया, घर भी खुल गया, घुस भी गए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता जो भी हैं, ये इनके पास तर्कों का कितना अभाव है कि ये उप मुख्यमंत्री के मुरेठे की बात कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहे कि कल तक बैलगाड़ी पे चलने वाला बिहार आज एक्सप्रेस वे पे दौड़ रहा है। कल तक जहां पर रंगदारी का उद्योग चलता था, आज वहां मल्टीनेशनल कंपनी आई, 50,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वहां इंडस्ट्रियां लग रही है। एक्सप्रेस वे के दाएं और बाएं सिटी बन रही है, टाउन सिटियां बन रही है, नल से जल आ रहा है, गांव तक सड़क जा रही है, शौचालय बन रहे हैं, आयुष्मान के साथ वहां पर उनको चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। एक बात बताओ, बिहार कब गए थे? बता देता हूँ, कब गए थे? अभी 3 दिन पहले गया था। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ यार, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, बड़ा सबको भी मजा आ रहा है, हमको भी मजा आ रहा है। अरे चुनाव का समय ही है, मजा ही आता है। बस ठीक है, लेकिन 2-3 फैक्ट को जान लीजिए आप। 2-3 फैक्ट को ये जान लीजिए कि ये बिहार में ही एक दिन में 15 पुल गिरे थे। इस बात को भी आप जान लीजिए। इस बात को भी आप जान लीजिए कि नवादा से 15-10 किलोमीटर दूर पर दलितों का घर था जहां जला दिया गया था। ये बिहार में ही अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक लड़की का रेप हो गया और उसको जब हॉस्पिटल में आई दिखाने के लिए तो बेड नहीं मिला, वो मर गई। ये बिहारी है। बिहार में ही आप ये जान ले कि पुलिस वालों पर हमले हुए। मुंगेर से लेकर पूर्णिया में डकैतियां हो गई, बक्सर में, छपरा में सोने के ज्वेलरी को दिन दहाड़े चोरी हो गई। तो ये बिहारी है। तो आप जिस विकास की बात कर रहे थे वो विकास का रूप ये है। अब बात असली इस पर आइए कि जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सेक्युलर देश सेक्युलर हो, बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान हो वो रहे, तो बार बार आपके मंत्री क्यों कहते हैं कि सेक्युलरिज्म शब्द को, समाजवाद शब्द को इससे हटा देना चाहिए? क्यों बोलते हैं? एक मिनट, आप ये सवाल बहुत जायज सवाल है और इसको पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन एक सवाल और भी है, जब आप कहते हैं कि हम सेकुलर हैं तो ये बात आप क्यों कहते हैं कि इस मुल्क पे अकलियतों का सबसे पहले अधिकार है? तो बराबर है, सबका बराबर है। या हो सकता है कि कोई सेकुलर गुंजाइश है इसमें, या हो सकता है कि सेकुलर में आप कोई ऐसी आदर्श स्थिति रखना चाहते हो, ये भी हो सकता है। ये भी नहीं, रेफरेंस ये है कि आपने कहा ना ये बात कि इस देश में अकलियतों का पहला अधिकार है। जी ब्रजेश, वेरी क्विक। अभी जो ये सेकुलर की बात कर रहे हैं, जब संविधान बन रहा था और संविधान सभा के 299 सदस्यों के सामने 15 नवंबर 1948 के शाह ने यह प्रस्ताव रखा कि सेकुलर, सोशलिज्म और फेडरल सब जोड़े जाएं, तो सभी सदस्यों ने एक मत से नकार दिया था। वो लोग मूर्ख नहीं थे भाई साहब, और कांग्रेस ही थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, बाबा भीमराव अंबेडकर भी थे, सभी लोग थे। तो इसलिए जो आप कुतर्क कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। और एक बात, और संविधान का चीरहरण करने वाले, देखिए ये नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी व्याख्या करी है और उसने कहा कि ये 10 फंडामेंटल चीज हैं। ये 10 हाँ मुझे मालूम है, वो 10 फंडामेंटल चीज है, उस पर बात नहीं हो सकती, उस पर यू कैन नॉट आर्ग्यू, उस पर मतलब आप तर्क रख सकते हैं, बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये 10 फंडामेंटल चीजें हैं दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, और ये बात माननी चाहिए। इस पर बात उन्होंने ये कह के खत्म की। नहीं, मैं तो बता रहा था ऐतिहासिक तथ्य। वही मैं कह रहा, ऐतिहासिक तथ्य आप बता सकते हैं, लेकिन वो 10 फंडामेंटल चीजें उन्होंने डिफाइन की। वेरी क्विक। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जनसंघ के ही लोग थे कि जब संविधान बना तो इसी रामलीला मैदान में जलाने का काम इन लोगों ने किया था। इस बात को नहीं बता रहे हैं। और जो विरोध कर रहे थे, विरोध करने वाले में से कौन लोग थे? अरे भाई, जो तो मुझे एक सवाल का जवाब आज आप भी दीजिए। आप रुको, अरे भैया जी, कहां भैया की जगह जाएगा? ब्रेक का टाइम हो रहा है, चाय पियेंगे साथ ही साथ। आप एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। आप उसके बाद तुरंत आपके पास सत्ता आई और आप सत्ताधीन थे। आपने जब इतना था, इतनी चीजें थी, तो ये देश डिवाइड क्यों हुआ? ये देश विभाजन क्यों हुआ? इसका जवाब भी खोज के लाइएगा और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। ये जो नई पीढ़ी है ये पूछना चाहती है कि आपने क्यों स्वीकार किया
विभाजन क्यों स्वीकार किया है? और जमी पर सितारे आप। अच्छा, बहुत अच्छा, बस जमी पे हैं, सितारे हैं आप। अरे नहीं गुरु, सितारे आप हैं। अच्छा, उधर से तो सब रंगीन दिखता होगा। हाँ, एकदम क्लीन ही दिखता है। क्लीन दिखता है? हाँ, दिखता है। अच्छा, क्या क्या दिखता है वहाँ से? यहाँ बहुत कुछ दिखता है जो आप बोलते हो, और ये सारी नहीं, वो तो मैं सब दिखता होगा, हाँ। लेकिन वो भी दिखते हैं क्या इसमें? क्या? मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, मैं तो वही कह रहा था कि वो दिखते हैं जिनकी बहस हो रही थी। वो दिख जाएं तो जरा बताना उनका पता। ये क्या है, इधर से तो सब कुछ दिखता है। मैं बिहार की बात कर रहा था, बात दरअसल यही हो रही थी। मजा तो आता है बाबूजी मुझे भी, और बात का जिक्र यही था कि कौन कहां कितने दूर और कौन कहां कितने पास। हाँ जी, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। भैया ये बताओ कि ये चोट कब खाई थी तुमने? चोट तो बचपन में खाई थी। हाँ, ये दर्द वही निशान है। होता है कभी कभी, किसी किसी के साथ होता है, चोट खा जाता है। इश्क में कामयाब बहुत कम होते हैं, लेकिन जो नाकाम होते हैं, मतलब वैसे कहा मैंने, वो भी कामयाब होते हैं एक तरह से। देखिए, जिंदगी भर वो जख्म और वो चिन्ह लेके घूमेगा ये, है ना? और बहुत अच्छी बात है, उसको संजो के रखना। मोहब्बत एक ही बार मेरे भाई, मोहब्बत एक ही बार। हाँ, बस मोहब्बत उसी से रखो बाबूजी, ज्यादा मोहब्बत तो बात नहीं यहाँ पे, वरना खुलासा हो जाता है। कहाँ से आए? जलगांव, महाराष्ट्र। जलगांव। तो कुछ कहना है आपको? यही कहना है कि जब भी सुनता हूँ विपक्ष इतना मजबूर और लाचार क्यों महसूस होता है कि ये सही को सही बोलने का भी साहस। नहीं बाबूजी, लाचार नहीं है ना, मजबूर नहीं है, वो वक्त की बात है। बस वो अभी कोशिश में है, और वो भी तो दो ही थे। अरे वो भी तो दो ही थे। तो भी सर, अटल जी ने जब मौका आया तो इंदिरा जी की बहुत तारीफ की, और ये करने का साहस विपक्ष में होना चाहिए कि अच्छे को अच्छा बोलने का भी साहस होना चाहिए। ये हम जनरल पब्लिक ये चाहती है। सिंघवी साहब जलगांव से आए हैं, ये बात सच है। स्वस्थ राजनीति यही है। हम अपने बच्चों को जो सिखाना चाहें वो तो दरअसल यही है, यही बताना चाहिए कि आप बिल्कुल सिंघवी साहब, आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही कि ऐसे उदाहरण रखने चाहिए और जो समाज में अच्छा लगे। जी, कहां से आए? प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज का आदमी जरूर आता है एक दिन, रोज, मतलब एक आदमी तो जरूरी मिलता है मुझे। तीर्थराज हो तुम भैया, रहा करो तो जरूर रहा करो। समाजवादी बोलना चाहती है? अभी के चांस समाजवादी को दे देना चाहिए। देखिए, आखिर में ये समाजवाद और सेकुलर शब्द हटाना क्यों चाहते हैं? कोई नहीं हटाना चाहता। उन्होंने कहा कि ये, देखिए, ये बात उस रेफरेंस में थी, उसको सही रखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए संविधान खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। वे नहीं, रेफरेंस सही, मैं रेफरेंस रख देता हूं। उन्होंने ये कहा कि ये तब जोड़ा गया जब देश में आपातकाल था, लेकिन उसके बाद ये मसला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि ये पॉइंट जो है तब भी और अब भी सही है। ये बात उन्होंने सही कर दी, तो उसको गलत रेफरेंस में ना रखो। बीजेपी के कई नेताओं ने, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जी ने तक बोल दिया कि समाजवाद शब्द और सेक्युलर शब्द नासूर है। मतलब ये शब्द बोल दिया। अच्छा सुनो, अब सुनो मेरी बात। एक हमें सुनो मेरी बात। तुमने उपराष्ट्रपति ने कहा ना, एक उपराष्ट्रपति और भी थे, महामहिम, उन्होंने कुछ और कह दिया था। वो जमाना था यूपीए का, उन्होंने कह दिया मुसलमान जो है। देखो भैया, मेरा दिलो दिमाग बिल्कुल दुरुस्त रहता है, और सारे देवता मेरे पास, जितना 1 घंटे में रहता हूं सारे दिमाग में रहते हैं मेरे। तो उपराष्ट्रपति ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ खतरे में है? बिल्कुल सुरक्षित है देश की राजधानी में। नमाजवादी तो इनके लिए भी बोला जा रहा है, ये नमाजवादी नहीं है क्या? अरे यही, रुको साहब, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट रुको। यही नहीं नमाजवादी है, नमाजवादी तो हम भी हैं, सभी समाजवादी है और नमाजवादी है। नमाजवादी मतलब ये नमाज को, वो जो है उसके साथ इज्जत, और वो जो धर्म है, वो जो रिलीजन है, उसके लिए सर हमारा झुका है। हमारे यहाँ तो सर झुका है, बिल्कुल झुका है। उसकी बराबर उससे प्रेरणा। तुम्हारी राजनीति नहीं चलने दूंगा, तुम्हारी राजनीति नहीं चलेगी। नो राजनीति नहीं, किसी की नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी। जो तुम सोच रहे हो यहाँ वोट मिल जाएगा, कतई नहीं वोट मिलेगा। कह रहे उपराष्ट्रपति ने ये कहा, अपना भूल गया जो उपराष्ट्रपति ने पहले कहा था। अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं भी अभी की बात कर रहा हूँ। ज्यादा दिन नहीं हुए, तुम्हारे बाल तब भी सफेद थे, तभी की बात है। तुम्हारे बाल सफेद थे तब की बात है ये। वो पत्ता नहीं थे, वहाँ से पत्ता हो गए। मतलब ये
कि जब तक पद पे रहो तब तक सही, और पद से निकलते ही कह दो ये। हाँ। गजबे गजबे समाजवादी के लोग हैं, गजबे भाई, गजब है आप क्या समाजवाद। सुनिए सुनिए, अरे 15 मिनट से बोले थे, सुनिए। एक ही यदुवंश समाजवादी, वो भाई साहब, अरे भाई साहब, समाजवाद को डिस्क्राइब तो करने दो भाई, समाजवाद को डिस्क्राइब तो करने ये दो। रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, प्रैक्टिसिंग मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान, एक मिनट रुको, एक मिनट देखो, समाजवादी, सारे लोग समाजवादी, इस मुल्क को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम खिसियाओ ना, खिसियाओ ना, और खिसिया के जो तुम बार बार इधर आ रहे हो, खिसियाओ ना, ये रहा, वो खिसिया यहाँ भी आ जाएंगे। देखिए गजबे समाजवाद है, 5 एक ही परिवार के यदुवंश कुल के सांसद पहुंच गए संसद में, ये इनका समाजवाद है। आप बताओ, एक परिवार के 5 यादव अभी संसद में हैं, आप इसको समाजवाद कहते हैं? इसको समाजवाद? तो कहां गए आप दुबे जी? आप कहां थे दुबे जी, ये बताइए। आपको टिकट क्यों नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? मैं एमआईएम का जवाब दूं, कहां गए दुबे जी? बेकार की बात आप कर रहे हैं। आप दुबे जी खड़े रह गए, आप जवाब चाहते हैं। मैं पर एक बात बताओ, तुम भी ये बात कहो कि अब किसी बेटे को टिकट नहीं देंगे अगली बार लोकसभा चुनाव, तुम भी कहो। हाँ, सुन लीजिए, हमारे यहाँ तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं यार, भरोसा रखो, भरोसा रखो। हमारे यहाँ टिकट का रेशियो देख लीजिएगा, और जमीन पे काम करने वाले लोगों को देख लीजिएगा। ये नहीं है कि विदेश में पढ़ रहे लड़के को लाए और चुनाव लड़ाया और संसद बना दिया। इस तरह का काम समाजवाद में होता होगा। एक अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछो। अमित शाह जी का बेटा आईसीसी का चेयरमैन। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी तो राजनीति में प्रेसिडेंट बन के ही आए थे, वहां से चाचा को धक्का दे दिया, खुद बन गए इलेक्शन। पहले क्रिकेट का सी सीखो, एक मिनट चुपचाप रहो। पहले क्रिकेट का सी सीखो। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में चुनाव होता है पहले, और नहीं मालूम तो पढ़ के डिबेट में आना, पढ़ के। मुझे नहीं जाना। अरे शरद पवार ने कौन सी गुगली फेंकी थी? शरद पवार ने कौन गुगली फेंकी थी? अरे भाई साहब, ये सिर्फ कुतर्क देने के लिए खड़े हैं। हम बिहार पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति जो है, इस वक्त बिहार के लोग ये नहीं चाहते हैं कि उस 90s के दौर में जाएं, जहां पटना में अगर बेटी की शादी होती है परिवार के, तो पूरी की पूरी कार की दुकान को लूट लिया जाता था। उस दौर में बिहार नहीं जाना चाहता है। उस दौर में नहीं जाना चाहता है जिस दौर में जो मुख्यमंत्री थे, उनके साले बिहार को पंगु बना के बैठ गए थे।